बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल नर्सिंग की पार्ट नंबर 4 के, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ विच इज़ रोमाटॉइड अर्थराइटिस। रोमाटॉइड अर्थराइटिस क्या है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, यानी ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट के अंदर, स्पेसिफिकली उन जॉइंट के अंदर जहाँ पे मेम्ब्रेन लिनिंग जॉइंट्स होती हैं जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। रोमाटॉइड अर्थराइटिस इवनली लीड टू बोन फ्यूजन। ऐसा होता है कि रोमाटॉइड अर्थराइटिस के अंदर वो मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है और जो दो बोन्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। मोस्ट कॉमनली जो इफेक्ट बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं या साइनोवियल मेम्ब्रेन, वो फिंगर की और रिस्ट जॉइंट है। इसके अलावा ये नेक, शोल्डर, एल्बो और एंकल नी जॉइंट और पीठ के जॉइंट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये किसी भी उम्र के अंदर हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये 20 से लेकर 60 साल के दरमियान होता है। स्टेजेस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट में आप लोगों को हेल्थी जॉइंट नजर आते हैं जिसमें बोन है, कार्टिलेज है, फाइब्रस कैप्सूल है, साइनोवियल मेम्ब्रेन और जॉइंट क्यूबिटी जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है। इनिशियली इसके अंदर साइनोवाइटिस होते हैं, यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन होते हैं जो हमें रेड कलर के नज़र आ रहे होते हैं और इंटेम भी हैं। स्टेज 2 को हम कहते हैं कि दिस इज कार्टिलेज। इसके अंदर क्या होता है कि एक्सटेंसिव कार्टिलेज काफ़ी हद तक कार्टिलेज लूज हो जाते हैं और बोन जो होते हैं वो एक्सपोज हुआ होता है। स्टेज 3 के अंदर फाइब्रस एंकाइलोसिस होते हैं, मीन के हार्डनिंग हो जाती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं। नंबर 4 के अंदर क्या होते हैं कि बोन इन्क्लोसिस, यानी बोन दोनों बोन जो होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं जिसके अंदर रेस्ट्रिक्ट मोबिलिटी, यानी बिल्कुल मोबिलिटी इसके अंदर ख़त्म हो जाती है। स्टेज 1 की बात करते हैं साइनोवाइटिस की। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले WBC साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, वो वाला एरिया इन्फ्लेम हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे थिकनिंग आ जाती है और फॉर्मेशन ऑफ पेनस, जिसकी वजह से पेनस की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पेनस। पेनस ये वो लेयर होता है, वेस्कुलर फाइब्रस टिश्यू होता है, उसका लेयर होता है और इसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इतना लार्ज हो जाती है कि बोन और कार्टिलेज को डैमेज कर रहा होता है उस पॉइंट के अंदर जहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट हो। इसके अलावा जो जॉइंट के दरमियान स्पेस होता है वो डिसअपियर हो जाते हैं और बोन एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती है जिसको हम एनकाइलोसिस कहते हैं। एनकाइलोसिस स्टेज नंबर 3 क्या है, इसके अंदर बोन की फ्यूजन हो जाती है और उसके अंदर मोबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है। इसके अलावा मेजर स्टिफनेस होती है और जो जॉइंट होते हैं वो इमोबाइल हो जाते हैं। साइन एंड सिम्टम हमारे पास क्या है, रोमाटॉइड अर्थराइटिस के 7S हमने याद करना है कि साइनो के अंदर साइनोवाइटिस होते हैं। इसके अलावा सनराइज अर्ली मॉर्निंग, इनको मोर देन 30 मिनट सीवियर पेन होता है। इसके अलावा सॉफ्ट फीलिंग, जॉइंट के अंदर सॉफ्ट फीलिंग होती है, जॉइंट हमें स्वेलिंग मिल रहा होता है, सिमेट्रिकल होते हैं ये साइन एंड सिम्टम, ये नहीं दोनों अतराफ पे होते हैं। इसके अलावा सिस्टमिक इफेक्ट, not only joint but patient only feel itchy, tired and it can affect the lungs, heart, anemia, etc. अगर हम सिस्टमिक साइलेंट सिम्टम की बात करते हैं तो ये बीमारी सिर्फ जॉइंट तक लिमिटेड नहीं होती। इसके अलावा पेशेंट को इचिंग, टायर्ड मीन्स थकावट, और इसके अलावा ये लंग्स, हार्ट और एनीमिया भी काज कर सकती है और हार्ट लंग्स के अंदर भी नॉर्मेलिटीज काज कर सकते हैं। स्टेजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमने याद करना है कि SPA मीन्स के साइनोवाइटिस पेनस और एनकाइलोसिस। ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हम डिजीज़ की या जो जॉइंट की डैमेजिंग वाला प्रोसेस है उसको स्टॉप कर सकते हैं। मेडिकेशन के अंदर हम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, कोर्टिकोस्टेरॉइड या हम डीमार्ट देते हैं जैसे मेथोट्रोक्सेट यानी डिजीज मॉडिफाइड एंटी रोमेटिक ड्रग्स। सर्जरी हम करते हैं, उसके अंदर हम जॉइंट की रिप्लेसमेंट करते हैं, आर्टिफिशियल जॉइंट लगाते हैं वहाँ पे, और साइनोवियल मेम्ब्रेन जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ होता है उसको हम रिमूव करते हैं, या हम साइनोविक्टोमी करते हैं जिसके अंदर हम साइनोवियल मेम्ब्रेन को रिमूव करते हैं, या आर्थ्रोडोसिस जिसके अंदर जॉइंट फ्यूज हो जाता है जहाँ उस वाले जॉइंट को हम रिमूव करते हैं, जहाँ पे बोन एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं वहाँ पे हम ग्राफ्टिंग लगाते हैं।
नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या करते हैं, क्योंकि पेशेंट को पेन होता है तो हम पेन मैनेजमेंट करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, स्पेशली हीटिंग फीड या हॉट शावर। इसके अलावा कोल्ड कब बेस्ट होते हैं, बेस्ट पार्ट है हेल्प्स रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, और उससे पेन भी रिड्यूस हो जाता है और इन्फ्लेमेशन भी। पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है कि डेली की जो रूटीन रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है वो पेशेंट स्पेशली अप्लाई कर ले, यानी वो वाली एक्सरसाइज रूटीन में करें। इसके अलावा जॉइंट को हमने प्रिजर्व रखना है, यानी फंक्शन मोबिलिटी यूजिंग असिस्टिव डिवाइस। जिस जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन होते हैं उसको उससे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करवानी, उसकी एक्टिविटी को प्रिजर्व रखनी है। उसकी जो फंक्शन है, जो मोबिलिटी है, उसके लिए असिस्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्लेयर ऑफ रेस्ट जॉइंट, अगर बीमारी ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाए, जॉइंट के अंदर सीवियर इन्फ्लेमेशन हो, सीवियर पेन हो, तो हमने उस वाले जॉइंट को कंप्लीट रेस्ट प्रोवाइड करना है। कोई एक्सरसाइज नहीं करवानी उस जॉइंट की। और इसके अलावा स्प्लिंट के ज़रिए या हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट करवाते हैं उस जॉइंट के जो फ्लेयर अप वाले सिम्टम होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। अब ओस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर मेन डिफरेंस जो है, ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर ओस्टियो और जॉइंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और ओस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव डिजीज़ है। सेकंड नंबर पे मॉर्निंग स्टिफनेस की बात करो तो ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर लेस देन 30 मिनट्स होते हैं, वाइल रोमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर मोर देन 30 मिनट्स होता है। इसके अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हमें हिबर्डन नोट और बूचर नोट्स हमें नज़र आती हैं, और ये एक साइड पे होते हैं, सिमेट्रिकल होता है। वाइल रोमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर दोनों अतराफ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे हमें सिमेट्रिकल और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन ओस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमेटॉइड। अब ओस्टियोपोरोसिस क्या है? ओस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होते हैं कि बोन के जो मिनरल्स होते हैं, बोन के असल में डीमिनरलाइजेशन होती है और वो आसानी से फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस ऐसी डिजीज प्रोसेस है जिसके अंदर बोन थिन हो जाते हैं, ऐसे पॉइंट तक वो बोन थिन हो जाते हैं कि नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड एवरी स्ट्रेस एंड इट ब्रेक फ्रैक्चर। मीन्स कि फिर वो डेली की जो स्ट्रेस है या जिस पे बंदा खड़ा नहीं हो सकता है वो आसानी से ब्रेक हो सकता है। ओस्टियोपोरोसिस के अंदर बोन के अंदर कैल्शियम लॉस होता है और फास्फेट जो सॉल्ट होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर विद ओस्टियोपोरोसिस, जहाँ पे मोस्ट कॉमनली ओस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर होता है तो उसको हम कहते हैं कोलेस। दिस इज द फ्रैक्चर ऑफ द लोअर पार्ट। ये लोअर पार्ट के अंदर होते हैं, डिस्टल रेडियल पार्ट्स के अंदर या रिस्ट बोन के अंदर। हार्मोन दैट प्ले अ रोल इन बोन हेल्थ। अब जो मेन हार्मोन है जो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन है, यानी पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम की मकदार कम होती है तो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं। पैराथायराइड हार्मोन की मकदार जब बढ़ जाती है तो ओस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो बोन में से कैल्शियम और फास्फेट बाहर नहीं आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, और इसके अलावा किडनी के अंदर जो एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस होता है यूरिन के अंदर वो भी स्टॉप हो जाता है, और किडनी के अंदर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। कैल्सिटोनिन, जब कैल्शियम की मकदार इंक्रीज होती है, कैल्शियम की मकदार जब इंक्रीज हो जाती है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन की सिक्रीशन होती है और ये थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रहा होता है। जब कैल्सिटोनिन की मकदार इंक्रीज हो जाती है तो वो कैल्शियम की मकदार को कम करवाते हैं। अल्टीमेटली ये दो हार्मोन जो होते हैं, यानी पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये बोन के अंदर जो ग्रोथ होती है या बोन के अंदर मिनरल की डिपोजिशन होती है उस वाले प्रोसेस को ये मेंटेन रखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि बोन रिजॉर्प्शन एक्सीलरेट इज द रेट ऑफ बोन फॉर्मेशन डी एक्सीलरेट। मीन के बोन के अंदर रिजॉर्प्शन वाला प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर कैल्शियम और फास्फेट बोन में से बाहर आते हैं, और बोन के अंदर जो बोन फॉर्मेशन वाला प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कि बोन के अंदर ही कैल्शियम और फास्फेट की एक्युमुलेशन। इन दो वो ओस्टियोपोरोसिस तब डेवलप हो जाते हैं
हैं जब बोन रिजोर्प्शन ज़्यादा हो जाते हैं और बोन फॉर्मेशन कम होता है। उसकी वजह से जो बोन का मास है वो कम हो जाते हैं और बोन बिकम पोरस, बोन पोरस हो जाते हैं, वो खोखला बन जाते हैं और ब्रिटल मीन के कमज़ोर हो जाते हैं, आसानी से फ्रैक्चर हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए? रिमेंबर कैल्शियम। अगर कैल्शियम और विटामिन डी के इनटेक लो हो, एज को अगर हम देखते हैं, अगर मोर देन 30 एज प्लस हो जाते हैं, इसके अलावा क्योंकि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल या सेडेंटरी लाइफस्टाइल या जो इमोबाइल होते हैं, ज़्यादातर एक्टिविटी नहीं करते, वो लोग रिस्क पे होते हैं। कोकेशियन और एशियन वुमेन ज़्यादा रिस्क पे होते हैं क्योंकि बोन के टिश्यू स्पेशली मेन के अंदर, वुमेन के अंदर लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। तो यहाँ के जो वुमेन है वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। इनहेरिटेड फूड लोगों के अंदर जेनेटिक होते हैं, जो अंडर वेट होते हैं वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। और इसके अलावा जो इंटीकन्वर्जन या ग्लूकोकोर्टिकॉइड मेडिसिन ले रहे होते हैं मोर देन 3 मंथ्स, क्योंकि वो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बोन के अंदर डीमिनरलाइजेशन हो जाती है। साइन के अंदर, साइन एंड सिम्टम के अंदर हमने फ्रेल याद रखते हैं, यानी फ्रैक्चर हो जाता है। हिप, स्पाइन, नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटी से भी इनको फ्रैक्चर हो जाता है। इसके अलावा राउंडिंग द अपर बैक, उसको ड्वागर स्पाइन कहते हैं, वो ऐसे राउंड हुआ होते हैं जो अपर बैक की स्पाइन है, स्पाइन के अंदर डिफॉर्मिटी आ जाती है। इसके अलावा स्टॉप पोस्चर फ्रॉम स्पाइन फ्रैक्चर, और स्पाइन के अंदर जब फ्रैक्चर इसको आ जाते हैं तो उसकी वो पोस्चर भी ख़राब हो जाती है। एसिम्प्टोमेटिक होता है जब तक फ्रैक्चर नहीं होता। और इंचेस अगर हम बात करें, हाइट लॉस हो जाती है इंचेस के अंदर। अगर यंग एडल्ट होते हैं तो 2 to 3 इंच उनके स्पाइनल फ्रैक्चर की वजह से, और ये समटाइम पेनलेस होता है। लो बैक पेन होता है स्पेशली पेशेंट को नेक और हिप जॉइंट के अंदर, जब भी हम पल्पिटेशन कर रहे होते हैं या एक्टिविटी टू बेंडिंग टू इंक्रीज पुट ऑन बोन, तो इस पेशेंट को जब पल्पिटेशन भी हम कर रहे होते हैं या जब ये जॉइंट को बेंड कर देते हैं या स्लाइट स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं, तो इसको लो बैक पेन होती है, यानी नी और हिप जॉइंट के अंदर। साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट इसके अंदर लॉस हो जाती है, मोस्ट कॉमनली बैक पेन होता है। स्टॉप पोस्चर, पोस्चर मीन जो ज़्यादा अपने आप को स्पाइन टेढ़ा नहीं हो सकता है। बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं विदाउट एनी मेजर ट्रॉमा, और इसके अलावा बोन और जॉइंट के अंदर पेशेंट को पेन होता है। टेस्ट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं? हम एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, इसके अलावा बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, सीरम कैल्शियम और सीरम फास्फेट, और इसके अलावा हम पैराथायराइड हार्मोन का मकदार चेक करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है कि हम एनाल्जेसिक देंगे एज पर नीडेड, हीट अप्लाई करेंगे पेन रिलीव करने के लिए, बैलेंस डाइट पेशेंट को एडवाइस करेंगे जिसके अंदर विटामिन डी और प्रोटीन हो। पेशेंट को इनक्रेज करेंगे कि वो रेंज ऑफ मोमेंट जो एक्सरसाइज एक्टिविटी है वो करवाएं, और वेट वेयरिंग एक्सरसाइज को अवॉइड करें कि अगर वो कोई ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ पे उसको वजन उठाना पड़ रहा होता है तो उससे इंजरी या बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं, तो वो वाली एक्टिविटी अवॉइड करें। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन, हम न्यूट्रिशन से, अगर हम कैल्शियम इंटेक अच्छी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्मोकिंग वगैरह ये अल्कोहल अवॉइड करेंगे, डॉक्टर्स के मशवरे लेंगे, और सप्लीमेंट अगर हम इंटेक लेते हैं विटामिन डी के, तो हम ऑस्टियोपोरोसिस से अपने आप को बचा सकते हैं। मेडिकेशन क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए? क्या हम कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट लें, या अगर हार्मोन की कमी है तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी लेते हैं।